नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कन्या लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में ग्रहों के राजा सूर्य के फल एवं प्रभाव के बारे में। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बड़ा ही रोचक प्रश्न है उनका और सूर्य से संबंधित प्रश्न है। और कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आइए अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं कन्या लग्न के प्रथम भाव की। प्रथम भाव पर चर्चा करूं उससे पूर्व आपको मैं हमेशा पिछली वीडियो में बताता ही हूँ और इसलिए हर वीडियो में ये बताता हूँ ताकि जो नए दर्शक हैं और जो ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी और शोधार्थी हैं उन्हें थोड़ी सहजता हो सके समझने में। तो देखिए, सूर्य कौन? सूर्य आत्मबल, सूर्य आत्मा, सूर्य पिता, सूर्य तेज और सूर्य उच्च पद, मान, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, ये सब सूर्य। ये बात और है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, इसका तो फल मिलेगा ही और इसका प्रभाव तो रहेगा ही, परंतु सूर्य से जुड़ी कुछ बेसिक चीजें, कुछ सूर्य से जुड़े कुछ नैसर्गिक कारकत्व, उनका प्रभाव सदैव विद्यमान रहता है। जैसे सूर्य तेज हैं, अब लग्न में सूर्य विराजमान होंगे तो जातक के चेहरे को तेजस्वी बना ही देंगे, जातक की वाणी को प्रभावशाली बना ही देंगे। अब बात करते हैं लग्न की। लग्न क्या? कन्या। यह राशि कन्या और यह सूर्य की मित्र राशि। सूर्य स्वामी कहाँ के हैं? व्यय भाव के। व्ययेश अगर लग्न में आते हैं, अब हम व्यय से किन चीजों का विचार करते हैं तो व्यय भाव से हम विचार करते हैं व्यय का। इसके बाद हम विचार करते हैं हॉस्पिटल्स इत्यादि का। इसके अलावा हम विचार करते हैं हमारे मोक्ष का, विदेश यात्रा का। तो मुख्यतः हम व्यय भाव से इन चीज़ों का विचार करते हैं। अब अगर व्ययेश लग्न में आते हैं, लग्न क्या? लग्न हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारे मस्तिष्क की उर्वरता। अब यहाँ पर यदि सूर्य विद्यमान होंगे तो जातक निसंदेह तेजस्वी होगा, क्योंकि यह सूर्य की मित्र राशि है। हाँ, ये बात और है कि उसके व्यक्तित्व में ही व्यय का समावेश होगा। और बड़ा मन में आश्चर्य होगा कि व्यक्तित्व में व्यय का क्या अर्थ, यानी कई बार वह अनावश्यक कार्य करेगा। कई बार ऐसे जातक अनावश्यक मुद्दों पर अपना समय बर्बाद करेंगे। हाँ, परंतु अगर सूर्य पर गुरु इत्यादि ग्रहों का शुभ प्रभाव हुआ तो वह अनावश्यक नहीं होकर के समाज सेवा का रूप ले लेगा। फिर ऐसे जातक समाज सेवी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति विदेश यात्रा और विदेशों से संबंध को भी दर्शाती है, तो वहीं यहाँ पर बुध की स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी। अगर यहाँ लग्नेश बली होंगे और अमूमन बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, या तो सूर्य बुध के साथ यहाँ पर होंगे या यहाँ पर होंगे, तो यदि बुधादित्य योग लग गया तो ऐसा जातक विद्वान होगा, ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होगा, विवेकशील भी होगा। यानी सूर्य की यहाँ उपस्थिति अच्छी है, परंतु जो सूर्य के नैसर्गिक तत्व है, जो सूर्य का नैसर्गिक कारकत्व है, उसके प्रभाव की वजह से ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, स्वाभिमानी होगा और कई बार स्वाभिमान की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग उसको अहंकारी भी समझने लग जाएंगे। क्रोध बहुत शीघ्र आएगा, परंतु उतना ही शीघ्र शांत भी हो जाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि, मित्र राशि पर दृष्टि होगी, पर यह दृष्टि व्ययेश की है, तो जीवन साथी की वजह से जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो कुल मिला जुला कर यदि हम देखें तो सूर्य की यहाँ पर स्थिति अनुकूलता लिए हुए है। बात करते हैं धन भाव की, और यहाँ पर सूर्य किस राशि में जा रहे हैं? तुला राशि में। नीच के हैं, व्ययेश नीच के हो रहे हैं। व्ययेश नीच के हो रहे हैं यानी कमजोर हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं, तो जातक का व्यय कम होगा। परंतु ज्योतिष का एक सूत्र कहता है कि यदि धन का व्यय से संबंध बन जाए या
व्यय का धनेश से संबंध बन जाए, धन भाव से संबंध बन जाए, तो उस स्थिति में जातक का धन व्यय होता है। अब यहाँ पर देखिए व्यय धन भाव में आ रहा है, यानी व्यय करके धन आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे जातकों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, कुछ पैसा व्यय करना चाहिए। व्यय क्या, इन्वेस्ट करिए आप, और फिर बाद में उससे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, परंतु तब जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो तब। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो परेशानी हो जाएगी, कुटुंब में परेशानी, नेत्र पीड़ा, कुटुंब में वाद विवाद कलह की संभावना, यश का नाम मिलना, कई बार मानहानि की संभावना, अपमान की स्थिति, अपनों से धोखा दिया जाना, पिताजी की स्थिति का अच्छा ना होना या पिताजी से मनमुटाव होना, ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। कब? जब सूर्य यहाँ उपस्थित हो तब, और जब नीच के तो तुला राशि पर होते ही हैं, परंतु यदि निश्चित भंग हो गया तो उस स्थिति में बहुत श्रेष्ठ फल ये सूर्य फिर यहाँ जातक के जीवन में शुरुआती संघर्षों के बाद अभूतपूर्व सफलता प्रदान कर देंगे। अष्टम पर दृष्टि जाएगी तो जातक गुण रहस्यों को भी जानने का इच्छुक होगा। अब अगर सूर्य तृतीय भाव में आए तब क्या होगा? देखिए, सूर्य का संबंध है पराक्रम से, सूर्य का संबंध है तेज से। सूर्य प्रभावित व्यक्ति बहुत कर्मठ और कर्मशील होते हैं, क्योंकि सूर्य को हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, सूर्य की ऊर्जा को हम प्रत्यक्ष महसूस कर पाते हैं। तो ऐसे सूर्य जब पराक्रम भाव में होंगे तो निसंदेह जातक प्रबल पराक्रमी होगा, प्रबल प्रतापी होगा। सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो निसंदेह जातक भाग्यवान होगा। परंतु आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वह भी सही है, पर यहाँ तो सूर्य व्ययेश है, तो क्या व्ययेश का फल नहीं मिलेगा? क्या अवश्य मिलेगा। व्ययेश कहाँ आ रहा है, कहाँ संबंध बन रहा है? तो भाई बहनों के घर से बन रहा है, पराक्रम के घर से बन रहा है। तो जो स्थिति लग्न में थी कि व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा व्यय में जाएगा, ठीक उसी प्रकार पराक्रम का कुछ हिस्सा व्यय में जाएगा। जातक के जीवन में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। कई बार जातक अपने परिवार की वजह से, कुटुंब की वजह से, भाई बहनों की वजह से बहुत परेशान होगा। कई बार जातक को व्यर्थ के कार्यों में अपनी मेहनत, अपना समय देना पड़ेगा। तो कई बार जातक को ऐसा लगेगा कि जो कार्य वह कर रहा है उससे उसके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, वह परेशान हो रहा है। यह स्थितियां भी अवश्य उत्पन्न होंगी, परंतु यदि यहाँ मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो उस स्थिति में सुधार अवश्य होगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अब अगर चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो क्या परिणाम मिलेंगे? चतुर्थ भाव जनता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव। अब यहाँ से संबंध बनना, यानी जातक का विदेशों से संबंध बनना। ये भी ऐसा हो सकता है कि जातक दो जगह का, जैसे कई बार जो लोग NRI होते हैं उनके कुंडली में भी ये योग देखने को मिल जाते हैं। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, या फिर जातक को भूमि भवन वाहन से संबंधित व्यय का सामना करना पड़ सकता है। और भूमि भवन वाहन का व्यय का मतलब हानि। कई बार लिटिगेशंस वगैरह की स्थिति बन सकती है मकान में, भूमि में, भवन में, वाहन में। ये स्थितियां भी यहाँ से दृष्टिगोचर हो रही। परंतु सूर्य की जो दृष्टि जा रही है कहाँ? दशम भाव पर। यह दृष्टि बहुत अच्छी है सरकारी नौकरी के लिए। ऐसे जातक शासकीय सेवा में हो सकते हैं अगर यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी हुई तब। यहाँ पर माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी, और माता जी की वजह से जातक मानसिक चिंता में भी रहेगा, और जातक के जीवन का कुछ हिस्सा अपने देश से बाहर भी व्यतीत अवश्य होगा। ऐसे जातक को मित्रों पर भी व्यय करना पड़ेगा, यानी जनता पर व्यय करेगा, मित्रों पर व्यय करेगा, मित्रों को कर्ज देगा, और कई बार यह भी संभावना बनेगी कि जो मित्रों को वह पैसा दे वह लौट करके ना आए। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है जब व्यय चतुर्थ भाव में होते हैं तब। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ आपसे भी कि आपकी जन्म कुंडली भी ये स्थिति है, और यदि आपने अपने मित्रों को या कुछ पैसा दिया है जो लौट के नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। या फिर क्या आपको भी शौक है क्या जनता में, जनता का कल्याण करने का, जनता की भलाई करने का? क्योंकि ये स्थिति भी यहाँ अवश्य रूप से बनती है। यहाँ पर अगर व्ययेश आ जाएंगे कहाँ? पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज़ को दर्शाता है? पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, पंचम भाव दर्शाता है विवेक को, पंचम भाव दर्शाता है ज्ञान को, पंचम भाव दर्शाता है संतान को।
व्यय का यहाँ संबंध बनना, वो भी शत्रु राशि पर। संतान संबंधित कष्ट अवश्य विद्यमान रहेगा। संतान में आप खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे और रिटर्न आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। संतान कई बार आपके लिए दुख का कारण बनेगी, परंतु आप स्वयं विवेकशील पुरुष होंगे और आपके अंदर कुछ अच्छे गुण विद्यमान होंगे। परंतु चूंकि मकर राशि में सूर्य हैं तो आपके अंदर भी डिसीजन लेने में समस्या, और साथ ही कई बार आप भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सशंकित, पिताजी से संबंधों में अनबन, क्योंकि यहाँ पर किसकी राशि पर है तो यहाँ पर शनि की राशि में है। पिताजी से वैचारिक मतभेद की भी स्थितियाँ अवश्य विद्यमान होंगी। यहाँ पर स्थित सूर्य की दृष्टि होगी लाभ स्थान पर, तो लाभ ये मार्ग तो बनेंगे, सरकारी चीज़ों से भी लाभ के मार्ग बनेंगे, पर उसमें विलंब भी होगा। बात करते हैं छठे भाव की। देखिए, जब भी छठे भाव में सूर्य की मैं बात करता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि भले ही राशि कोई सी भी हो, कुछ अपवादों को छोड़ करके, छठे भाव के जो सूर्य हैं वह जातक को शत्रुहंता बनाते हैं। यानी जिनके छठे भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे जातक के सम्मुख शत्रु आने की हिम्मत नहीं करते हैं, आने का साहस नहीं दिखा पाते हैं। व्ययेश का कहाँ आना, छठे भाव में आना और व्यय भाव को देखना, यानी व्यय भाव मजबूत हो रहा है। अब जब व्ययेश मजबूत हो रहा है तो व्यय तो खूब होगा। अब व्यय खूब होगा मतलब धन आएगा तो व्यय होगा, परंतु कई जीवन का अधिकांश हिस्सा रोगों से जूझने में, लिटिगेशंस में, लोन में भी व्यतीत होगा, और इससे जातक का जो मन है वह खिन्न रहेगा। जातक अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, बाधा आएगी। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ परेशानी रहेगी, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, और कई बार जातक स्वयं को बहुत डिप्रेस्ड महसूस करेगा, आत्मबल में कमी महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा निराशा का अनुभव करेगा, और उसे लगेगा कि उसके जीवन की समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही। परंतु अगर शनि यहाँ पर अच्छी स्थिति में हुए तो समय धीरे धीरे जातक सभी कष्टों से मुक्ति पा जाएगा और अंततोगत्वा वह सफलता भी प्राप्त करेगा। सातवें भाव की बात करूं उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूं, और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि यह प्रश्न सूर्य से संबंधित है, तो समझते हैं कि प्रश्न क्या है। अब प्रश्न है जो जातक का कि लाभ भाव में मकर राशि हो और वहाँ सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब यह है लाभ भाव। अब लाभ भाव में क्या कहा उन्होंने कहा, दर्शक ने क्या पूछा कि मकर राशि हो, यानी यहाँ मीन लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ मकर राशि आएगी। अब उन्होंने कहा कि सूर्य, बुध, चंद्रमा, तो सूर्य मीन लग्न की जन्म कुंडली में हो जाते हैं षष्ठेश, बुध होते हैं मीन लग्न की जन्म कुंडली में, अगर यहाँ 12 होगा तो यहाँ हो जाएगा 6, सप्तमेश, और 12, 1, 2, 3 चतुर्थेश, और चंद्रमा होते हैं पंचमेश। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब सूर्य के साथ ग्रह होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, और सूर्य चंद्रमा जब आसपास हो तो अमावस्या का जन्म होता है। बुधादित्य योग की होने की वजह से निसंदेह आप बुद्धिमान होंगे, परंतु सूर्य और चंद्रमा जो अमावस्या का या अमावस्या के आसपास का जो जन्म है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं करने वाले, भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सशंकित रहने वाले होंगे। पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधा अवश्य आई होगी, 1 या 2 साल अवश्य ब्रेक होने की भी संभावना बनती हुई दिख रही है। चंद्रमा को मजबूत करें, सूर्य को मजबूत करें, तो ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो तो क्या। अब सप्तम भाव की चर्चा होती है, और जब सूर्य की यहाँ उपस्थिति की बात की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि विवाह स्थान में सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, और यहाँ तो व्ययेश भी हैं। जब सप्तमेश व्यय भाव में जाते हैं या जब व्ययेश सप्तम भाव में आते हैं तो ये स्थिति भी अनुकूल नहीं होती है, परंतु यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें जाननी जरूरी। अगर स्त्री की कुंडली हुई तो सप्तमेश की स्थिति विचारणीय होगी, क्योंकि यहाँ सप्तमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, और अगर यहाँ पर बृहस्पति की राशि नहीं होती और स्त्री की कुंडली होती
तो बृहस्पति और सप्तमेश दोनों देखे जाते हैं। पुरुष की कुंडली होती है तो सप्तमेश और शुक्र, और फिर सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। निसंदेह जीवन साथी का स्वभाव एरोगेंट होगा, डोमिनेटिंग होगा, अपनी बात मनवाने की उनको आदत होगी। परंतु यदि गुरु अच्छे हुए तो इन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल रहेगा, ईगो नहीं होकर के सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना रहेगी। और लग्न पर जब दृष्टि होगी तो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे। देखिए, सूर्य जब भी लग्न में हो अथवा सप्तम में हो तो निसंदेह व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। जातक जहाँ जाता है वहाँ पर उसका धाक जमता है, और ऐसे जातक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के होते हैं। आपका जीवन साथी भी मानवीय गुणों से परिपूर्ण होगा, सत्व गुणों से परिपूर्ण होगा, निसंदेह सात्विक होगा, परंतु जरूरत से ज़्यादा स्वाभिमानी भी होगा। और स्वाभिमान की वजह से कई बार समस्या होगी, क्योंकि विवाह नाम है सामंजस्य का, और जब सामंजस्य नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। देवगुरु बृहस्पति अगर यहीं पर हो या कहीं से भी अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो तो जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अगर सूर्य कहाँ हो, अष्टम भाव में, उच्च राशि। अब सूर्य उच्च के हैं परंतु अष्टम में है और व्ययेश है। मैं तभी कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि उच्च के ग्रह उच्च के होकर के भी बहुत अच्छे परिणाम दें और नीच के ग्रह नीच करके भी होकर के बहुत बुरे परिणाम दें। अब यहाँ पर क्या है, व्ययेश। व्ययेश अष्टम भाव में आ रहे हैं। अगर बुध मजबूत हुए तो निसंदेह विपरीत राजयोग बनेगा, परंतु बुध हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं। अब अगर यहाँ हुए तो नीच के हो जाएंगे, यहाँ हुए तब अष्टम में ही आ जाएंगे लग्नेश, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, अगर यहाँ होंगे तो बली माने जाएंगे। अगर बुध बली हुए तब यहाँ सूर्य के अच्छे परिणाम, और ऐसे जातक एग्रेसिव रिसर्चर होते हैं। लीग से अलग हट करके काम करना, समाज की छिपी हुई बुराइयों को उजागर करना, क्योंकि सूर्य प्रकाश के कारक है, और ऐसे जातक जहाँ होंगे वहाँ पर प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। निसंदेह जीवन में संघर्ष, संकट, कष्ट, तकलीफ रहेगा, परंतु ऐसे जातक संकटों से, तकलीफों से, संघर्षों से जूझते हुए अपने लिए एक नया मुकाम बना लेंगे, एक रास्ता तैयार कर लेंगे और उस रास्ते पर ये आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी कुटुंब भाव पर, धन भाव पर, वाणी भाव पर। वाणी निसंदेह प्रभावशाली होगी, कुटुंब में कलह का वातावरण रहेगा, नेत्र पीड़ा की संभावना बनती है। ऐसे जातकों को पेट में भी पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी, परंतु कुल मिला जुला करके अच्छी स्थिति हो सकती है तब जब बुध अच्छे हों। तब बात करते हैं अगर व्ययेश कहाँ आ जाए, नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य के अच्छे परिणाम मिलते हैं निसंदेह, और नवम भाव में सूर्य जातक को परम भाग्यशाली भी बनाते हैं। परंतु यहाँ व्ययेश है, विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य हो सके तो पिताजी का व्यवसाय या व्यापार भी आपके जन्म स्थान से दूर हो, या पिताजी की नौकरी भी आपके जन्म स्थान से दूर हो, इसकी संभावना बनती है। सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगी तो जातक पराक्रमी भी होंगे और भाई बहनों से उनका संबंध भी बहुत मधुर रहेगा। निसंदेह यहाँ पर अच्छी स्थिति, जातक स्वयं परोपकारी होगा, जातक के अंदर परोपकार की भावना होगी और जातक जन कल्याण के लिए भी काफ़ी कार्य करेंगे। परंतु ये राशि किसकी है, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि है, तो हर चीज़ जीवन में थोड़ा सा विलंब से मिलेगा, भाग्य के साथ विलंब से मिलेगा। व्यय दशम भाव में, राशि किसकी, बुध की, और दशम भाव में तो सूर्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। निसंदेह ऐसे जातक की सरकारी नौकरी लगेगी, परंतु सरकारी नौकरी भी अपने जन्म स्थान से दूर। ऐसे जातक को होम कैडर वगैरह मिलना, जैसे अगर इन्होंने यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई किया तो होम कैडर मिलने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। दृष्टि जाएगी चतुर्थ पर, भूमि भवन वाहन का सुख, पिता से संबंध बहुत मधुर। और अगर बुध, अब बुध कहाँ होंगे, या तो यहीं होंगे, यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, तो कहीं भी बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी। लग्नेश या तो नवम में आएंगे या दशम में आएंगे, लाभ में जाएंगे। तो ऐसे जातक श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, प्रशासनिक पद पर जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, कंप्यूटर का फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके यहाँ पर सूर्य की स्थिति जातक के जीवन में 4 चांद लगाने का काम करेगी, परंतु सूर्य का अंश बल और नवमांश और दशमांश में स्थिति विचारणीय होगी। व्यय यदि लाभ भाव में आए तब क्या,
लाभेश व्यय में जाते हैं तो ऐसा होता है कि भाई व्यय बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ तो व्यय ही लाभ भाव में आ रहे हैं, तो व्यय से कैसा लाभ, व्यय से कैसा लाभ, मन में सवाल आ जाएगा। पहले आप अपने पैसे को खर्च करेंगे कहाँ, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा आप दूसरे कार्य के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी एक प्रकार से क्षणिक ही सही पर व्यय हुआ, परंतु उस व्यय से ऐसे लोग लंबे समय में काफ़ी लाभ लेते हैं। आपको अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली में, कन्या लग्न में कई बिजनेसमैन हैं जिनकी कुंडली में सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति मिल जाएगी। अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कुंडली में आपको यहाँ मिल जाएगी, जो कि स्टॉक मार्केट इत्यादि का भी काम कर रहे हैं। मेरे पास ही कई कुंडली आती हैं कन्या लग्न की, जिसमें सूर्य की यहाँ उपस्थिति है, जहाँ तक अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे पद पे हो, स्टॉक मार्केट का भी काम कर रहे हैं, और वो भी चतुराई से। ऐसा नहीं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस पे लॉस उठा रहे हैं, नहीं, तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। हाँ, सूर्य की नवमांश दशमांश में स्थिति विचारणीय हो जाएगी, और यहाँ पर जब सूर्य होंगे तो चंद्रमा की स्थिति भी विचारणीय होगी। अब अगर चंद्रमा कहीं छठे भाव में चले गए, चंद्रमा अष्टम में आ गए, तो उस स्थिति में सूर्य बहुत अच्छा नहीं फल दे पाएंगे। सूर्य की दृष्टि जाएगी कहाँ, लाभ पंचम भाव पर, तो संतान से भी लाभ की संभावना बनेगी, परंतु संतान पक्ष से थोड़ी निराशा भी रहेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि संतान, विवाह, इसके लिए बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में। अगर व्ययेश व्यय भाव में ही हो तब क्या। अब अगर व्ययेश व्यय भाव में ही होंगे तो जातक के जीवन में व्यय की बहुत अधिकता रहेगी, जातक का खर्च खूब होगा, ऐसे जातक को नेत्र पीड़ा भी रहेगी, जातक अपने जन्म स्थान से ज़्यादा सफलता विदेशों में प्राप्त करेंगे, जातक का खर्च लिटिगेशंस, हॉस्पिटल्स, रोग इत्यादि पर भी होगा, जातक के जीवन में कर्ज इत्यादि की भी समस्याएं बनेंगी, परंतु जातक उनसे उबर जाएगा। सिर्फ एक चीज़ ना हो, यहाँ पर बुध ना हो। अगर बुध भी यहाँ चले गए, सूर्य बुध की युति 12वें में हो गई और शुक्र की भी स्थिति अच्छी नहीं रही, तो उस परिस्थिति में जातक आजीवन कर्जों से जूझता रह जाएगा, समस्याओं और तकलीफों से जूझता रहेगा। अगर बुध की स्थिति यहाँ हुई या यहाँ हो तो बहुत श्रेष्ठ। सूर्य वहाँ पर परेशानी तो देंगे, परंतु लग्नेश बलि होकर के जातक के परेशानियों को खत्म करने का साहस देंगे, और जातक उन परेशानियों को खत्म कर भी लेगा। यहाँ पर सूर्य जिनका हो, उनको प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम कर्ज लें या कम से कम कर्ज दें, लिटिगेशंस में बहुत ज़्यादा ना उलझें, और जितना हो सके सूर्य भगवान की पूजा उपासना आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और मैं तो कहता ही वैसे भी, क्योंकि सूर्य को हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, तो सभी लोगों को सूर्य की पूजा आराधना उपासना तो अपने जीवन काल में अवश्य ही करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के फल एवं प्रभाव को लेकर के। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।